दो ट्रेवलिंग वेव्स के बीच फेज डिफरेंस मतलब एंगल में डिफरेंस टोटल 5 कारण से एराइज होता है। दोनों का इनिशियल फेज अगर अलग अलग है तो उसके वजह से फेज डिफरेंस होगा। दोनों वेव एक ही जगह अगर प्रोड्यूस नहीं किया गया है तो रास्ता में अंतर होगा। एक चलेगा x डिस्टेंस तो एक चलेगा दूसरा अलग डिस्टेंस। उसके वजह से भी फेज में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि फेज ये है जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसके साइन के साथ या कॉस के साथ जो एंगल में होता है उसी को फेज कहते हैं। यहाँ मान लीजिए कि कुछ π/4 है या कुछ भी है तो इसको फेज कहते हैं। हम इसको फेज कहते हैं। हो सकता है जो दो ट्रेवलिंग वेव है उसका इनिशियल फेज अलग अलग हो, इसका π/4 उसका कुछ और हो, तो वो दोनों मान लो इसमें Δ1 लिख दिए, इसमें दूसरा एक वेव और है जिसमें Δ2 लिख दिए। इनिशियल फेज डिफरेंस है बस। दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम लिखे हैं हम, दोनों में टाइम सेम लिए हैं हम, दोनों में एक्स सेम लिए हैं हम, लेकिन दोनों का इनिशियल फेज अलग अलग है। तो ये जो होगा फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस। फेज मतलब एंगल बदला नहीं है, कंसेप्ट बदला नहीं है। ये नहीं कि यहाँ आते आते तक जो आप एसएचएम में पढ़े थे वो चेंज हो गया ना। एंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिकली उससे कंक्लूजन निकालना है। ये बात न बदला है न बदलेगा, क्योंकि एंगल को ही फेज कहते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकली मीनिंग ही उसको निकालना है, दिमाग नहीं लगाना। सपोज इनिशियल फेज दोनों का 0 रहे, 0 0, लेकिन एक एक्स डिस्टेंस चलेगा, एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तभी तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा फेज में। ये दोनों एक ही चीज तो है नहीं, घटाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं। या मान ले दोनों एक ही जगह हम वेव लगाए हैं, लेकिन एक अभी प्रोड्यूस किए एक Δt टाइम के बाद, तो एक टी टाइम चलेगा तो एक टी प्लस Δt या टी माइनस Δt चलेगा, तो ये भी फेज में डिफरेंस हो जाएगा। देखिए इतना माइनस इतना कुछ निकलेगा। मान लीजिए कि दोनों को एक ही टाइम में प्रोड्यूस किए, इनिशियल फेज भी सेम है और पाथ भी सेम है, बट फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग है, तभी इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा। ये देखने का चीज है, कहाँ इसमें दिमाग लगाना है। फेज का मतलब अभी भी वही है जो हम लोग एसएचएम में पढ़े थे। फेज का मतलब वही। हाँ, इसमें क्वांटिटी है, एक ओमेगा है, टी है, एक्स है, एक इनिशियल फेज है। इसीलिए हम 4 का ही बात आज करेंगे। ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये तब होता है ना जब सडन फेज चेंज, ये जब वेव जा रहा है और किसी सदस्य से लौट के जब आएगा जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, उस केस में होगा। इसीलिए बोले थे हम इसको अलग पढ़ेंगे, मतलब इसी के बाद अलग से पढ़ेंगे। अभी हम ये 4 की बात करें। फिर दिमाग नहीं लगाना। अगर दो वेव है ट्रेवलिंग वेव तो दोनों में साइन के साथ या कॉस के साथ हमको साइन वेव ही पढ़ना है, जिसका इक्वेशन साइन या कॉस में होता है। साइन या कॉस के साथ जो एंगल है उसको फेज कहते हैं। दोनों वेव का जो इक्वेशन लिखे हैं उस दोनों में फेज में मतलब एंगल में डिफरेंस हो सकता है, और वही एंगल में जो डिफरेंस 2n पाई के अगर बराबर हो गया तो दोनों वेव जब मिलेगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा A1 प्लस A2।
रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह के मिलन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर दोनों वेव मिले या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n+1 पाई हो, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा एंड इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। अगर वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चल रहा है तो ऐसे केस में क्रेस्ट ट्रफ पर पड़ेगा, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस ना 2n पाई हो ना 2n+1 पाई हो, कुछ अलग वैल्यू हो, ऐसे केस में भी वेव मिलेगा, लेकिन इस केस में ना कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव होगा और बीच का कोई नाम नहीं। कंस्ट्रक्टिव के लिए cos डेल्टा 1 भी बोल सकते हैं, उसी से डेल्टा = 2n पाई निकला। डिस्ट्रक्टिव के लिए cos डेल्टा -1 बोल सकते हैं, उसी के लिए डेल्टा 2n+1 इंटू पाई निकला। लेकिन कितना सोचता है ये तो मैथमेटिक्स है, इसको प्रैक्टिकल से क्या मतलब है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला पढ़े उसके हेल्प से कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा ये समझाते हैं, और नजारा से भी समझाते हैं, प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को संतुष्टि मिले कि हाँ जो पढ़ रहे हैं ना, वो कोई भी साइंटिस्ट ये जो थ्योरी बनाया है ये एकदम प्रैक्टिकल से मैच कर। इसलिए हम देखेंगे ऐसे लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ये सब करके देख चुका है, जो हम आपको अभी बताएंगे। एक नजारा पिछले क्लास में दिखाए थे, उसको रिपीट करेंगे फिर। तो वो करके भी देखा है और फॉर्मूला है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले हम फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें ये रस्सी है, दूसरा एंड इसका लंबा रस्सी है। अभी यहाँ फिक्स्ड एंड पर वेव नहीं पहुंचेगा, इसकी बात भी अभी नहीं कर रहे हैं। अब जो है यहाँ दो सोर्स लगा दिए, दो सोर्स, दोनों का मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सेम है, क्वेश्चन है ये। सेम फ्रीक्वेंसी का दो सोर्स एक ही जगह पर लगा हुआ है, एक ही टाइम पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो गया और एक नीचे की तरफ से मान ली शुरू हो। चूंकि दोनों एक ही रस्सी पर चल रहा है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स का सेम है, वेव का स्पीड भी सेम है क्योंकि एक ही रस्सी पर चल रहा है। तो अगर v सेम है और न्यू सेम है तो दोनों का वेवलेंथ भी सेम होगा। मतलब वेवलेंथ समझते हैं ना, ये एक क्रेस्ट का लेंथ और एक ट्रफ का, ऐसे आधा वेवलेंथ ये हो गया λ/2। दोनों वेव का λ/2 मतलब आधा वेवलेंथ, क्रेस्ट का लेंथ ट्रफ का लेंथ बराबर हो। अगर इसमें जो ऑरिजिन पर पार्टिकल है रस्सी का, हम t=0 टाइम पर वो ऑरिजिन पर ही है और ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है, तो इसका जो है इनिशियल फेज 0 हो गया। और दूसरा सोर्स को जो स्टार्ट किया है ना, तो वो उसी समय वो ऑरिजिन पर है और t=0 टाइम पर उसका डायरेक्शन नीचे है, तो उसका इनिशियल फेज पाई होगी। तो दोनों में फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया पाई। फेज डिफरेंस ड्यू टू टोटल फेज डिफरेंस क्या होगा, ड्यू टू ऑल कॉजेज, 4 कारण अभी बात करेंगे हम। ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस तो पाई आ गया, ड्यू टू पाथ डिफरेंस 0 क्योंकि दोनों सोर्स एक ही जगह लगा हुआ है, इसलिए दोनों से आगे जो वेव चलेगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाथ में कभी कोई
अंतर नहीं होगा। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस जीरो, क्योंकि दोनों को हम एक ही टाइम में स्टार्ट किए हैं। फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए फेज उसके वजह से फेज डिफरेंस जीरो होगा। टोटल फेज डिफरेंस पाई, और टोटल फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब सच में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता है कि नहीं देखते हैं। तो ये वेव ऊपर की तरफ भेजा है तो ऐसे चलेगा, ये उसी समय नीचे की तरफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे चले। हाँ, दोनों का ये क्रेस्ट ट्रैप पर पड़ गया, यही तो डिस्ट्रक्टिव का नजारा है, इसी को तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब फॉर्मूला से डिस्ट्रक्टिव आया, नजारा से भी डिस्ट्रक्टिव आया, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर दोनों सोर्स जो एक ही जगह आप लगाए हैं, सेम फ्रीक्वेंसी का है ना, एक ही टाइम में स्टार्ट किए, वो अगर मान ले ऊपर की तरफ दोनों स्टार्ट हो गया, तब दोनों ऊपर की तरफ ही स्टार्ट हो गया तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब ये भेजेगा ऐसे तो वो भी दूसरा भी ऐसे ही भेज देगा, ये देख तो कंस्ट्रक्टिव हो गया। और प्रैक्टिकल भी देखिए, एगो ऐसे अगर मान ली दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका पहला वेव का ए है, दूसरा का भी ए है लेकिन नीचे है, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा, बात भी सही। एक बात बताइए, एक ही रस्सी पर दो सोर्स लगा हुआ है, एक ऊपर की तरफ से शुरू होता है, एक नीचे की तरफ से, तो ये तो पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो ऑसिलेटर नहीं करेगा। एगो ऊपर करना चाहता है, एगो नीचे करना चाहता है। मान लो एक पेन पर एक आदमी फोर्स ऊपर लगा रहा है, एक नीचे लगा रहा है, अब बराबर फोर्स लगा दे तो रेस्ट में रह जाए, इसीलिए तो विनाश हो गया, सीधे स्ट्रेट लाइन रह जाएगा रस्सी। और दोनों ऊपर एक की तरफ लगाएगा तो दुगना एम्पलीट्यूड का वेव चलेगा। प्रैक्टिकली भी बात तो सही है, इसमें इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है, इस केस में ये तीनों जीरो तो है ही, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों का इनिशियल फेज सेम है, जीरो जीरो, तो इनिशियल फेज डिफरेंस भी जीरो, मतलब टोटल फेज डिफरेंस इस केस में जीरो होगा। और टोटल फेज डिफरेंस जीरो तो कंस्ट्रक्टिव इंटर, तो ये फॉर्मूला से आता है, और उधर हम प्रैक्टिकल करते हैं, बात मैच कर जाता है। हाँ? इसी तरह से हमको एक एक करके सब समझना है कि फॉर्मूला से जो आता है, तब फॉर्मूला पर भी भरोसा होगा, तब लगेगा कि साइंस जो बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, ऐसी कोई मनगढ़ंत परी की कहानी नहीं है। ये नेचुरल फिनोमेना से मैच करता है, रूल है साइंस का, नेचर का रूल है, तो पता चलेगा कि हाँ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार किया वो एक्सपेरिमेंटली मैच करता है कि नहीं। ऐसे किसी तरह से किसी बुक में तो समझाया हुआ नहीं रहता, लेकिन हम आपको इसलिए समझाते हैं, इसे पढ़ने में आनंद आता है, लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं ना, तो ये जरूर कोई साइंस यहाँ बनाया, अच्छा है, नियम कानून ठीक है, प्रैक्टिकली मैच कर रहा है, फॉर्मूला और थ्योरी मैच कर रहा है एक्सपेरिमेंट के साथ। तो अब देखते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। मान लीजिए कि अब रस्सी पर दो वो सोर्स फिर लगाए, सोर्स मतलब जो ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स भी लगा दिया जाता है लेबोरेटरी में, वाइब्रेट करता है बहुत तेजी से, 1 सेकंड में हजारों बार, आदमी का हाथ उतना बार नहीं कर पाएगा। तो आपकी रस्सी जो है, रस्सी पर दो सोर्स हम लगा दिए, यहाँ इस पर इसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सोर्स लगाता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सोर्स लगा दिए, दो सोर्स एक ही रस्सी पर स्टार्ट किए, तो दोनों ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो गया, दोनों के एक टाइम में स्टार्ट किए हैं, और दोनों का सोर्स का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए सेम। ये दोनों सोर्स जो लगा हुआ है वो एक ही जगह नहीं, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर लगा हुआ है, ये ड्यू टू पाथ डिफरेंस हम अभी बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक वेव का इक्वेशन लिखते हैं, इनिशियल फेज तो दोनों का
0 0 है, इसलिए हम इक्वेशन इसका ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम लिखेंगे, टाइम सेम लिखेंगे। लेकिन दूसरा वेव का इक्वेशन जब लिखेंगे तो उसमें फेज में हम ओमेगा सेम लिखेंगे, टाइम सेम लिखेंगे, लेकिन डिस्टेंस जो चलेगा, अगर एक्स चला, इसका इक्वेशन मान ले लिखे हैं, इसी को इसमें स्टू करिए, उससे कोई दिक्कत थोड़े। एक एक्स चलेगा तो दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स चलेगा तो मिलन होगा, एक एक्स चलेगा दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स चलेगा तो मिलन होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम सेम, इनिशियल फेज 0 0 नहीं कुछ लिखे हैं प्लस में, केवल पाथ में अंतर, इसके वजह से फेज में भी डिफरेंस होगा। हाँ होगा, एकदम साफ दिख रहा है आपको, इतना माइनस इतना कीजिएगा या इतना माइनस इतना जो कीजिए, वो तो मॉडल्स लगा देना है, आपको डिफरेंस निकालना है, तो कुछ तो वैल्यू आएगा, एकदम इजीली समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें कुछ लोग जो सोचता है ना, उसको कंफ्यूजन होता है। हम ठीक सर क्या हुआ, यहाँ से वेव भेजा है उनके यहाँ, यहाँ से वेव चला उनके यहाँ, तो ये तो हमेशा आगे रहेगा, ये तो हमेशा पीछे रहेगा, तो मिलन कैसे होगा? ऐसा कुछ स्टूडेंट को ख्याल आता है, दोनों वेव मिलेगा कैसे? जो अगर ख्याल नहीं भी आता है तो मेरे बोलने के बाद ख्याल आ जाता है, बात तो सही है। एक बस आगे से खुला है, एक बस पीछे से खुला है, दोनों ठीक है, सेम स्पीड से जा रहा है, सेम टाइम पर बस खुला है, लेकिन एक आगे खुला एक पीछे खुला है, तो आगे वाला हमेशा आगे रह जाएगा, पीछे वाला हमेशा पीछे रह जाएगा, ये दोनों बस का मिलन कैसे होगा? बात तो सही है, उसको लगता है कि हाँ, नहीं भी पूछता है ना, तो मेरे बोलने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब बेचारा को कंफ्यूजन था नहीं, हम उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए जानबूझ। देखिए ये सब होता है पढ़ाई, जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी तो हो सकता है, सोच में गड़बड़ कभी हो गया तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, दिमाग गर्म। हम कि देखो भाई, ये बस की बात अलग है, वेव की बात अलग है, और वो भी बस की बात अलग नहीं, बस में भी मिलेगा, मिलेगा हाँ मिलेगा, जो आगे खुला है सर मिलेगा, क्योंकि आगे जो खुला है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये बस आगे चला गया यहाँ पहुंचा, उसी समय को और बस खुलेगा, वो तो मिल जाएगा। बस बार बार अगर खुल रहा है तब, हाँ तब मिलेगा। मान ले यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगता है, 10-10 मिनट पर बस खुलता है तब, तो जो पहले चला है वो तो चल गया, लेकिन जो बाद में चलेगा वो तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा तो दो साथ चलेगा। अरे बात को समझो, यहाँ वेव है, ये वेव अगर मान ली जाए ऐसे गया, ये वेव आगे गया, तो फिर जब तक ये यहाँ आएगा तो क्या उस समय प्रोड्यूस नहीं होगा? ये तो बार बार प्रोड्यूस हो रहा है ना। अच्छा हाँ, ये तो आगे चला गया तो फिर नया भी तो क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा। हाँ आया समझ में? नहीं आया सर? यस सर। अरे जो वेव आगे चला गया तो फिर नया भी तो प्रोड्यूस होगा, वो पीछे से जो आ रहा है उसके साथ मिलन हो जाएगा। अब मिलन करके भी दिखा देंगे, पहले निकालते हैं एज डिफरेंस, कॉमन सेंस की बात था, लेकिन नहीं अगर समझ में आया तो फिर अभी आगे आगे दोबारा हम बोलेंगे, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। ड्यू टू पाथ डिफरेंस, उसको भी हम टोटल फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट किए थे। डेल्टा अगर 2n पाई तो कंस्ट्रक्टिव, 2n + 1 पाई तो डिस्ट्रक्टिव, लेकिन फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस को भी हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेल्टा अलग चीज हो गया, ये डेल्टा फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस मॉडुलस इतना माइनस इतना। इसमें से इसको घटाइएगा, घटाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटा लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप एकदम तोड़ तोड़ के ब्रैकेट घटा लीजिएगा, इतना है। दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं,
ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, v बराबर न्यू लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर में यूज होगा। वेव ऑन ए स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड लाइट वेव। सेम सर, एकदम सिमिलर, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसमें थोड़ा बोला गया रस्सी है या साउंड या लाइट, नहीं, फेज डिफरेंट ड्यू टू पार्ट डिफरेंस। एक लाइट का सोर्स यहाँ जला देंगे, एक यहाँ जला देंगे, एक एक्स डिस्टेंस चलेगा, एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस चलेगा, दोनों फिर लाइट वेव का मिलन होगा, तो दोनों में फेज का जो डिफरेंस होगा ड्यू टू पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला यही है। कितना इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं। 3-4 चैप्टर कवर करेगा। वेब के बाद मान लिया हम फ्लूइड पढ़ाएंगे, फ्लूइड बस फ्लूइड में कवर रहेगा बस। इलास्टिसिटी वो सब छोटा छोटा टॉपिक, जितना दिन में वेब खत्म होता है पूरा फ्लूइड इलास्टिसिटी। इसमें समझाने में भी टाइम लगता है, पेज बराबर रहेगा तो भी पहले खत्म, उसमें समझाने में टाइम नहीं लगेगा। ये वेब थोड़ा, वेब का थ्योरी ही आप 25 बार पढ़िए, इतना बार कि छप जाए दिमाग में। क्योंकि एक बात और सुन लीजिए, वेव का न्यूमेरिकल आसान मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेटर ये जानता है अच्छी तरह से कि वेव का थ्योरी से ही स्टूडेंट परेशान रहता है, इसलिए इसको छोड़ देता है। इसलिए इसमें क्वेश्चन जब भी सेट करता है तो एकदम फार्मूला बेस्ड, मतलब केवल फार्मूला याद हो गया, मन लगा के बढ़िया से पढ़ लिए जैसे समझा रहे हैं वैसे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। हाँ, मैकेनिक्स में नहीं भी बनता लेकिन इसमें बन जाएगा गारंटी 99%। ये मजा है इस, क्योंकि इसमें थ्योरी में ही स्टूडेंट को परेशानी है। क्वेश्चन ये जो, अरे जो क्वेश्चन सेट किया हुई तो 11th-12th पढ़ के गया है ना, उसको मालूम है ना वेव में कितना थ्योरी पढ़ना छोड़ देता है, उसको मालूम है ना। मैकेनिक्स में दिन रात लगा रहता है, शुरुआत से मैकेनिक्स में लगा रहता है, वेव तक तो पहुंच भी नहीं करता। एक तो अभी लॉकडाउन है, मान लो कोरोना है, लेकिन जिस समय नहीं भी रहता था ना, उस समय भी सालों भर आदमी उसी मैकेनिक्स के चक्कर में पूरा फिनिश हो गया 11th, अभी मैकेनिक्स से मुंह लगा हुआ है। वो खत्म करेगा तब आगे बढ़ेगा, जब तक यहाँ, इसीलिए एक वजह ये भी है। 12th का भी एक ऐसा पोर्शन है जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, उससे इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन सेटर जानता है, शुरुआत के चैप्टर में लगा रहता है। तो इसीलिए वेव थोड़ा सा कितना को दिक्कत भी लगता है, वेव थोड़ा दिक्कत भी लगता है। वो तो इतना एक ही चीज को रिपीट, देखिए अभी तक जो पढ़ाए हैं रिपीट कर रहे हैं, हमको मालूम इससे पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम। वेव को ऐसे रिपीट करके, फ्लूइड को रिपीट करके कोई पढ़ाएगा, एक बार में सुनेगा दूसरा बार में बोर हो जाएगा। इसमें जितना बार सुने उसको अच्छे लगेगा, जो समझ रहा है, सुन रहा है ध्यान से कहानी। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक बात बताए थे, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी माने टाइम पीरियड, और एंगल में डिफरेंस 2 पाई, बात बराबर भाई। तो अगर ये दोनों से रिलेशन हम निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड का नाम जानते होंगे, तो लैम्डा, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, फेज में डिफरेंस 2 पाई, पाथ में डिफरेंस 1, तो फेज में डिफरेंस 2 पाई लैम्डा। अगर पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज में डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस। अगर इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करें या डेल्टा से केवल ही डिनोट करें, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसे भी आ गया, वही आ गया जो उधर इक्वेशन से आया, वही इधर ये कंसेप्ट से आ गया, गाना से आ गया कि पाथ में डिफरेंस लैम्डा, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, और एंगल में डिफरेंस 2 पाई, बात बराबर भाई। ये गाना याद रहने से अगर वो फार्मूला आदमी भूल गया तो तुरंत ये फार्मूला इस तरह से एक एक नियम से वो डिराइव कर ले सकता है। अब जरा हम ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जब भी हम देखेंगे
तो दोनों तरीके से देखेंगे। टोटल फेज डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कंस्ट्रक्टिव, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव। ये पढ़े हैं, इसलिए फिर अब देखते हैं। यहाँ एक सोर्स यहाँ लगा दिए रस्सी पर, रस्सी का दूसरा एंड यहाँ पर पकड़े हुए है या फिक्स किए हुए है, ठीक है। और एक सोर्स यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। ये दोनों बीच का डिस्टेंस λ/2। दोनों को स्टार्ट किए ना एक ही टाइम, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों को एक ही टाइम में स्टार्ट किए हैं, और दोनों अलग अलग जगह रस्सी पर लगा हुआ है, जिसमें डिस्टेंस λ/2 है, और दोनों को स्टार्ट किए ना तो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन बोल दिए, अब आप बोलिए। फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस पता करना है। फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस, नहीं बोलिएगा, जीरो, क्योंकि इसका इनिशियल फेज जीरो है, इसका भी इनिशियल फेज जीरो है। दोनों ऊपर, एक क्वेश्चन जो हम बोले थे कि दोनों ऊपर की तरफ ही स्टार्ट हो गया है, तो दोनों मीन पोजीशन पर है और t=0 टाइम पर दोनों ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया है स्टार्टिंग के समय। तो इसका इनिशियल फेज जीरो, इसका भी इनिशियल फेज जीरो। लगता है SHM बढ़िया से रिविजन नहीं कर रहा है, उसको इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो, पढ़ता है 20 बार 25 बार 30 बार, उतना बार पढ़े। हाँ, पढ़ना पड़े। जो हमको सबसे ज्यादा दिक्कत लगता था ना, उसको इतना बार पढ़ते थे कि वही आराम हो जाता। और आसान चीज में कभी कभी दिक्कत हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था आसान है, उसको छोड़ देते थे। इसलिए जब आदमी पढ़ जाएगा कि हमको पढ़ना है, तो फिर वही आसान हो जाता है। तो ये दोनों का इनिशियल फेज जीरो है। इनिशियल फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, अच्छा हाँ, पाथ में तो अंतर है, एक यहाँ है। 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स λ/2 है। चलो ये हो गया। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस जीरो, क्योंकि दोनों, हम क्वेश्चन में बोले थे, लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में, दोनों सोर्स एक ही टाइम में स्टार्ट किया, या नहीं भी लिखा रहेगा कि दोनों सोर्स एक ही टाइम में स्टार्ट किया, तो आपको मानना है, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पर स्टार्ट करेगा सोर्स को, तब क्वेश्चन में गारंटी लिखा रहेगा। फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो। तो ये टोटल फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई आ गया। अरे पाई मतलब डिस्ट्रक्टिव। ये तो फॉर्मूला से आया, अब नजारा से देखते हैं, नजारा से आता है कि, नजारा से आता है कि नहीं, बिना फॉर्मूला के अगर हम समझना चाहेंगे तो होता है कि नहीं। तो देखिए, ये जो ऐसे चलता है, तो ये एक क्रेस्ट का लेंथ λ/2 होता है, और एक ट्रफ का भी लेंथ λ/2 होता है, पूरा का लेंथ वेवलेंथ लैम्डा होता है। तो ये λ/2 है, तो ये ऐसे चलेगा। चलो ठीक है, ये ऐसे चला, और ये जो है यहां से ये भी ऐसे चला, ये स्टार्ट हो गया इस। अब देखिए किसका नजारा सर आ गया, बड़ा अच्छा। इधर इधर तो लेकिन नहीं हुआ, इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। अरे नॉलेज कॉमन सेंस लगा ना। रस्सी पर अगर तू यहाँ सोर्स लगाएगा, ऊपर नीचे करेगा, तो इधर वेव चलेगा, तो इधर वेव नहीं चलेगा। तो इस तरह से, लेकिन हम एक ही तरफ भी देख सकते हैं, छोड़ो नहीं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है, तो भी टोटल न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन दोनों तरफ चलेगा। आइए, यहाँ हम बोल रहे हैं तो इधर साउंड वेव चलता है, इधर नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है। तो उसी तरह से रस्सी में अगर हाँ यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो इधर रस्सी नहीं है, तो फिर आगे ही जाए, तो वो बात अलग। ये नजारा से भी आगे डिस्ट्रक्टिव। एक क्वेश्चन आप और हम बताते हैं, फिर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा दोनों तरीके से। कौन तरीका से? फार्मूला से भी और नजारा से भी, कि मिलन कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव। दोनों तरीके से आपको सोचना है। क्वेश्चन सुनिएगा, लेकिन पहले ध्यान से। एक रस्सी पर
दो सोर्स लगा हुआ है, दो सोर्स S1 S2, दोनों को एक ही टाइम पर स्टार्ट किए, एक ही टाइम पर। सुनिए क्वेश्चन, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन एक ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया है, एक नीचे की तरफ। t=0 टाइम पर ये ऊपर की तरफ जैसे स्टार्ट किए, ये ऊपर की तरफ शुरू हो गया, ऐसे ऐसे पहले ऊपर से शुरू हुआ, ऐसे नीचे से ऐसे, जिंदगी भर करेगा ऐसे ऐसा, लेकिन पहले नीचे से शुरू होगा। अच्छा, और दोनों में, दोनों सोर्स एक ही जगह लगा हुआ नहीं है, λ/2 डिस्टेंस पर लगा हुआ। अब बताइए कि दोनों से जो वेव रस्सी पर चलेगा उसमें मिलन कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, या नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव। ऐसा भी हो सकता है बीच बीच में अगर आ गया, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। cos Δ1 तो कंस्ट्रक्टिव, cos Δ-1 तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। हाँ, cos डेल्टा का वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में आ जाए तो नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव। तो मिलन तो ऐसा भी होता है, दो का नाम है बाकी बेनाम है। तो यहाँ पर हम आप कैसे बनाए टोटल फेज डिफरेंस, नजारा से। कितना सोच रहे हैं नजारे से सर बड़ा आसान बन जाता है, क्या बात सिखाए हैं आप। नहीं, फॉर्मूला से ही सीखिए भाई। इनिशियल फेज इसका 0 है, इसका इनिशियल फेज पाई है, क्योंकि ये मीन पोजीशन पर है, ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो इनिशियल फेज 0 है। इसमें इनिशियल फेज पाई है, इसमें 0 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस पाई। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस इतना, प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस 0, एक ही टाइम में स्टार्ट किए हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी 0, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, 2 पाई आ गया, मतलब ये आ गया कंस्ट्रक्टिव। ये तो फॉर्मूला से आया, जरा नजारा से देखते हैं कंस्ट्रक्टिव आता है कि नहीं। ये वेव λ/2 आधा लूप का वेव ऐसे चला चला, ठीक है चला, ये भी उसी समय स्टार्ट हो गया, ये भी चला आधा लूप का, उतने वेवलेंथ का। हाँ, ये मिलन तो कंस्ट्रक्टिव है। क्या बात है, जो फॉर्मूला से आता है वही बात नजारा से भी आता है। और आपको ये बात कुछ कुछ समझ में आने लगा कि नहीं? हाँ सर। बड़ा अच्छा नियम कानून बनाया है। कैसा मिलन होगा, अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो तो कंस्ट्रक्टिव 2n+1, वो टोटल फेज डिफरेंस है, 2n पाई टोटल फेज डिफरेंस। टोटल फेज डिफरेंस निकाल के देखना है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये बात तीनों जगह, साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, लाइट वेव, तीनों जगह जो पढ़ता है एक ही जैसा बात सब जगह होता है। हाँ, ये है कि वेव ऑन स्ट्रिंग में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, बाकी जगह केवल फॉर्मूला लिखा देंगे, क्योंकि अब रस्सी का सहारा तो लेंगे नहीं, रस्सी का सहारा लेंगे, रस्सी तो फिर से पढ़ाएंगे नहीं, रस्सी वाला वेव आपको याद रखना होगा। साउंड में वेव जो चलता है, लाइट में वेव जो चलता है, वो दिखाई नहीं देता है, ये तो दिखाई देता है। ये तो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स लगा के रस्सी को दो एंड में फिक्स कर करके ऐसा वेव प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट भी होता है। अब फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, अच्छा ठीक है, टाइम डिफरेंस। मान लीजिए दो सोर्स फिर लगा दिए रस्सी पर, लेकिन एक ही जगह, मतलब फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस 0, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों का इनिशियल फेज भी 0 है, मतलब प्लस में ये 0 है और दूसरा वेव में प्लस में उसमें भी 0 है, लेकिन एक सोर्स अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किए, एक बाद में, माने दोनों को एक टाइम में स्टार्ट नहीं किए। तो अगर ये टी टाइम चलता है तो वो टी प्लस डेल्टा टी चलेगा, तब जाके मिलन होगा। दोनों को सेम स्पीड से जा रहा है, इसको डेल्टा टी टाइम के बाद अगर दूसरे सोर्स को हम स्टार्ट किए हैं तो ये वेव का इक्वेशन ऐसे होगी, फ्रीक्वेंसी सेम,
path same, x same, no initial phase, 0 0, only phase different due to time difference. तो phase difference due to time difference. देखिए इसको भी हम डेल्टा से ही डिनोट करें, सबको डेल्टा डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये अलग, ये डेल्टा अलग चीज है। ये है फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स वाई भी, नहीं ऐसे ये ठीक था। टी के जगह पर टी प्लस डेल्टा टी बाकी उतार था, ठीक होगा। तो ठीक है, इतना माइनस ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी मॉडुलस लगा देंगे, डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता है इसमें। काट छाट के आप देखिएगा घर में आराम से डिटेल से, कोई चीज पेन चला के कीजिए। क्या होता है ना, कभी कभी डायरेक्ट लिखा रहेगा आपको तो हो सकता है कि कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, कितना पूछता है। हमके पेन चलाया, नहीं पेन तो नहीं चलाया, तो चलाओ जाके आ जाएगा। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस। फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला गाना से भी आ सकता है। हाँ हाँ, ये भुला गए तो गाना से भी आ सकता है। टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, फेज में डिफरेंस 2 पाई, बात बराबर भाई। टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, फेज में डिफरेंस 2 पाई, बात बराबर भाई, उससे भी आ सकता है ये फॉर्मूला। अगर फेज में डिफरेंस एक टाइम पीरियड, टाइम में डिफरेंस टी तो फेज में डिफरेंस 2 पाई, टाइम में डिफरेंस 1 तो फेज में डिफरेंस 2 पाई बाई टी, टाइम में डिफरेंस डेल्टा टी तो फेज में डिफरेंस 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, तुरंत डिराइव हो गया। दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस। तो ये गाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भुलाइएगा कि गाना से आप एक एक नियम यूनिटरी मेथड से जब मर्जी तब डिराइव कर सकते हैं। चलिए बात तो हो गया, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर रस्सी पर हम एक ही जगह 2 सोर्स लगाए, एक ही जगह दोनों ऊपरे की तरफ शुरू हो गया, स्टार्ट किए तो ऊपर की तरफ ही शुरू हो गया, ठीक है। S1 S2 दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन हाँ S2 को स्टार्ट किए हैं, S2 स्टार्ट्स आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम t by 2 when S1 starts। जब S1 को स्टार्ट किए ना, उसके ठीक t by 2 टाइम के बाद S2 को हम स्टार्ट, मतलब दोनों को एक ही टाइम पर सोर्स को स्टार्ट नहीं किए हैं, दोनों को अलग अलग टाइम पर स्टार्ट किए हैं। मान लीजिए S2 को आप कितना टाइम के बाद स्टार्ट किए हैं, तो t by 2 टाइम के बाद आप उस सोर्स को ऑन किए हैं, है ना, उस सोर्स को ऑन किए t by 2 टाइम के बाद सोर्स को ऑन। दूसरा सोर्स, पहला सोर्स को जिस समय ऑन किए, दूसरा सोर्स t by 2 टाइम के बाद, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सोर्स एक ही जगह लगा हुआ है, दोनों को स्टार्ट किए तो ऊपरी के तरफ स्टार्ट हो गया है। मतलब फेज डिफरेंस ड्यू टू, फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस, ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि पहला का इनिशियल फेज 0 है, दूसरा का भी 0 है। इनिशियली दोनों मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इनिशियल फेज दोनों का 0 0 है। तो इनिशियल फेज में डिफरेंस 0 माइनस 0 0, दोनों एक ही जगह लगा हुआ है ड्यू टू पाथ डिफरेंस 0, लेकिन दोनों को एक ही टाइम पर स्टार्ट नहीं किए हैं,
इसलिए फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ हमको टाइम में डिफरेंस है डेल्टा टी के जगह पर टी बाई टू अब प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो, क्योंकि हम ये बोले थे कि ये दोनों सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, इसलिए नो फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, इसलिए टोटल फेज डिफरेंस आ गया पाई। अब पाई मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो गया, ये तो फॉर्मूला से आया। अब नजारा से आता है कि नहीं, नजारा कैसा आना चाहिए, क्रेस्ट ट्रफ पर ट्रफ क्रेस्ट पर, तो जरा नजारा बना के देखिए तो आता है कि नहीं, कॉपी पर बनाइए तो नजारा से आता है, बनाइए बिना नोट्स देखे हुए बनाइए। हाँ नजारा से आया। हाँ सर। तकलीफ देखिए, ये जो है S1 स्टार्ट हुआ पहले ऊपर के तरफ, S1 स्टार्ट हुआ तो ये वेव भेजा, ठीक है। अब S2 स्टार्ट कब होगा, दूसरा सोर्स यहीं लगा हुआ है लेकिन उसको अभी शुरू नहीं करना है। जब S1 को स्टार्ट किए ना तो दूसरा को कब ऑन किए हैं, T/2 टाइम के बाद। ट्रेवलिंग वेव में हम ट्रेवलिंग वेव में हम एक रस्सी का फोटो खींचे थे, एक टाइम पीरियड में 5 बार 5 फोटो खींचे थे, याद आता है। वो फोटो में जरा देखिए कि T/2 टाइम के बाद फोटो कैसा हो गया। T/2 टाइम के बाद सर, T/2 टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा T/4 और फिर T/2, हाँ तो ऐसे हो जाए। दूसरा सोर्स तब स्टार्ट हुआ है जब पहला सोर्स नीचे की तरफ हो जाए, मतलब वेव ऐसा हो। याद कीजिए, ये वाला आगे बढ़ जाएगा, एक नया प्रोड्यूस हो जाएगा T आधा ऑसिलेशन, तब जाके दूसरा शुरू हो गया, तब जाके दूसरा शुरू हुआ है। मतलब T/2 टाइम के बाद तो पहले इसका शेप ही बदल जाएगा ना।
एक बार फोटो खींचे थे, वो देख सकते हैं फोटो। ट्रेवलिंग वेव में जब साइन ट्रेवलिंग वेव चल रहा है तो एक रस्सी का हम फोटो खींचे थे 5 बार, हर T/4 टाइम के बाद। T/2 टाइम के बाद रस्सी का शेप ऐसा हो जाए। ये रस्सी आगे नहीं बढ़ा है, बस ये क्रेस्ट आगे बढ़ा है, एक नया ट्रफ प्रोड्यूस। तब उसी समय जाके S2 शुरू हो गया, S2 वेव भेज दिया। हाँ, ये तो डिस्ट्रक्टिव का नजारा आ गया। नहीं, कितना इसमें ऐसे करके भेजता है, उसको देखता है कि ये भी ऐसे ही। हाँ सर, कंस्ट्रक्टिव हो गया, इस गलती हो रहा है। ये नहीं सोचता है कि जिस समय S2 स्टार्ट हुआ था, जिस समय S2 स्टार्ट होगा, वो T/2 टाइम के बाद स्टार्ट करना है उसको। अब T/2 टाइम के बाद अगर स्टार्ट करना है तो पहले तो रस्सी का शेप ही बदल जाएगा ना। हाँ, क्रेस्ट आगे बढ़ जाएगा, ट्रक प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पर, तब जाके S2 स्टार्ट होगा। इसलिए नजारा से भी हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मान लीजिए ये रस्सी पर हम 2 सोर्स लगाए, दोनों अलग अलग जगह पर। एक ऊपर की तरफ, दोनों को जब स्टार्ट किए नहीं तो एक ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया, एक नीचे की, और दोनों के बीच का एक ही जगह लगा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग जगह लगा हुआ है। λ/2 डिस्टेंस, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन S2 को स्टार्ट किए आफ्टर टाइम T/2 व्हेन S1 स्टार्ट। मतलब कि इसको अभी स्टार्ट किए तो इसको T/2 टाइम के बाद स्टार्ट। हाँ, फिर से सुन लीजिए। इसको अभी स्टार्ट किए तो ये ऊपर की तरफ से शुरू हो गया, इसको T/2 टाइम के बाद स्टार्ट किए, ये नीचे की तरफ से शुरू हो गया। दोनों सोर्स अलग अलग जगह पर लगा हुआ है रस्सी पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2 है, फ्रीक्वेंसी सेम। अब अगर हम टोटल फेज डिफरेंस निकालें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा वो केवल एक के कारण से डिपेंड नहीं करता है, टोटल फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज पाई है, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस पाई होगा। क्योंकि ये T=0 टाइम पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों मीन पोजीशन पर है। ये SHM में पढ़े थे कि अगर T=0 टाइम पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो डेल्टा ऐसे केस में इनिशियल फेज 0 होगा, इस केस में इनिशियल फेज पाई होगा। तो फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस पाई हो गया, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस इतना हो गया, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस 2π/t इंटू डेल्टा टी T/2 है, एंड फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0। तो यहाँ फेज डिफरेंस ड्यू टू ऑल कॉजेज मतलब टोटल फेज डिफरेंस 2π आ गया, 2π मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो ये फॉर्मूला से तो कंस्ट्रक्टिव निकला। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये दोनों बेस जो चलेगा उसका मिलन ऐसा होगा कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर पड़ेगा, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर पड़ेगा। ये फॉर्मूला से सर 3π आएगा ना? और आपको अच्छा 3π, हाँ डिस्ट्रक्टिव। और आपको जो है अब देखना है कि यही चीज नजारा से आता है कि डिस्ट्रक्टिव आता है कि नजारा से, ये तो फॉर्मूला से आया है। अब नजारा से देखना है कि आता है कि नहीं, तब ना हमको इस फॉर्मूला पर भरोसा भी हो जाएगा और 3 जगह यूज भी होगा, और ये बात भी समझ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, वो केवल एक कारण से नहीं बल्कि टोटल फेज डिफरेंस निकालना होगा। टोटल फेज डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव, टोटल फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव। ने कितना फेज डिफरेंस किसी एक कारण से निकाल कर फट से बोल देता है।
अब इतना एग्जाम्पल बताने के बाद भी ऐसा गलती करे तब ऐसा तो ये तो गलत है। अगर एग्जाम्पल एक भी नहीं बताया, गलती कर दे तो स्टूडेंट है हो जाएगा। लेकिन बार बार कह रहे हैं टोटल फेज डिफरेंस, इसमें जो 2n पाई कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला था, 2n + 1 पाई डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो फेज डिफरेंस ड्यू टू ऑल कॉजेज। पहले मान लीजिए S1 स्टार्ट हुआ, S1 को स्टार्ट हुए ऊपर की तरफ वेव भेजा, ये वेव भेजा, इसमें सबका वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, और एक ही रस्सी पर चल रहा है तो हर वेव, दोनों वेव का स्पीड सेम होगा, क्योंकि रस्सी तो सेम है तो टेंशन सेम, म्यू मास पर यूनिट लेंथ सेम, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो लैम्डा बराबर v/न्यू। अगर वेव स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो वेवलेंथ सेम। इसीलिए जब भी हम बना रहे हैं तो दोनों वेव का वेवलेंथ बराबर ले। और उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि वेव का स्पीड सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम। अगर सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो तब ये वेवलेंथ बराबर नहीं होगा। अगर एक से वेव ऐसे चलेगा और दूसरा यहीं से चला भी तो उसका वेवलेंथ कुछ अलग हो जाएगा, बड़ा छोटा हो। उसकी बात तो अभी हम किए नहीं है। जब तक वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम मीडियम में सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जा रहा है, तो वेवलेंथ सेम होगा। ये बात को गौर कीजिएगा। सेम मीडियम, मीडियम माने सेम रस्सी पर सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जा रहा है तो उसका वेवलेंथ सेम होगा, वेवलेंथ सेम। ये बात फिर से हम बता दिए, माने दोनों में क्रेस्ट का लेंथ और ट्रफ का लेंथ सेम होगा। ये ऊपर की तरफ से शुरू हुआ, ठीक है, और S2 लगा हुआ है λ/2 डिस्टेंस पर, लेकिन ये अभी स्टार्ट इसको नहीं किए हैं, अभी इसको स्टार्ट किए। और T/2 टाइम बीतने के बाद हम S2 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये T/2 टाइम में क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब एक आधा ऑसिलेशन में एक नया ट्रफ प्रोड्यूस हो जाएगा और ये वाला क्रेस्ट आगे बढ़ जाएगा। मतलब रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा T/2 टाइम के बाद, तब जाके S2 शुरू होगा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ शुरू होगा, तब जाके S2 शुरू होगा नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ वेव भेजेगा। हाँ, ये मिलन तो डिस्ट्रक्टिव का नजारा तो है ही। क्या बात है कि जो फॉर्मूला से आता है वही बात नजारा से आता है। बड़ा गजब का फॉर्मूला है, समझ रहे बात की नहीं? टोटल फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल फेज डिफरेंस ड्यू टू ऑल कॉजेज। अब जरा देखते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। मान लीजिए एक ही फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, एक ही जगह पर दो सोर्स लगा दिए हैं रस्सी पर, एक ही जगह, दोनों ऊपर की तरफ ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों को एक ही टाइम पर स्टार्ट किए हैं, पर दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग। एक का मान ले ω1 है, दूसरे का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 है। इनिशियल फेज दोनों का सेम है 0 0। इसका इक्वेशन लिखेंगे A1 साइन पहला वेव का ω1 t - x/v, तो इनिशियल फेज 0। दूसरा वेव का इक्वेशन लिखेंगे A2 साइन ω2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब की अलग अलग हम बात कर रहे हैं। इनिशियल फेज इसका भी 0 है, टाइम भी सेम है, एक्स भी सेम है, एक ही जगह लगा हुआ है और एक ही टाइम पर स्टार्ट भी किए हैं। इनिशियल फेज भी 0 0 है, बस फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स का लेकिन सेम नहीं है। तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या आएगा, निकाल लेते हैं, घटाने तो है।
फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, सबको हम डेल्टा डिनोट कर देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, टी माइनस एक्स बाई वी, लेकिन सब अलग अलग चीज है, माइनस ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी। अब इसमें टी माइनस एक्स बाई वी जो है कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी। अगर हम ऑरिजिन पर बात करें एट एक्स इक्वल टू 0 ऑरिजिन पर, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, ये आ गया। नहीं तो जनरल ये हुआ, ये आया। तो देखिए फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आज ही पढ़े हैं, ये आया। इसको भी जैसे डिनोट किया, लेकिन ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस की वजह से फॉर्मूला ये आया, ये भी आज ही पढ़े हैं। और फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ये फॉर्मूला ये आया, ये भी आज ही पढ़े। अब फेज मतलब एंगल में डिफरेंस, वो एंगल में डिफरेंस का भी बात कमाल है। अगर 2n पाई आता है तो मिलन कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रेस्ट क्रेस्ट से ट्रफ ट्रफ से मिलता है, बात भी सही है। हम लोग समझे फॉर्मूला और नजारा दोनों से समझे कि हाँ क्या खूब मैथमेटिक्स बनाया गया है, जो एकदम एक्सपेरिमेंटली मैच करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वो बदलेगा कि नहीं? फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है या नहीं? तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। अगर फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, अभी बहुत सा क्वेश्चन बताए, आज ही बताए हैं, अभी एगो तो अभी मिटाए तक भी नहीं है। इसमें फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस जो भी है वो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है। अच्छा, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है कि नहीं? तो नहीं करता है। ये भी अभी बताए हैं, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम नहीं है। टाइम तो है सर, कहाँ? ये तो ओमेगा है या टी टाइम पीरियड है, वो तो फिक्स है। और डेल्टा टी वो तो टाइम इंटरवल है, एक जैसे एगो सोर्स अभी स्टार्ट किए थे, 2 सेकंड के बाद। हाँ? टी इसमें कहाँ केवल है? हाँ इसमें टी केवल है, इसमें है, इसमें कहाँ है? आज नहीं तो यहाँ देखो, अभी तो मिटाया भी नहीं। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस कितना आया है बोलो सर? पाई आया। पाई तो फिक्स वैल्यू हो गया भाई। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम पास करेगा, 1 सेकंड के बाद कुछ अलग होगा, फिर 2 सेकंड पर कुछ अलग हो जाएगा। अब बल्कि तो 15-12 सेकंड के बाद भी कीजिएगा तो उतने रहेगा, क्योंकि डेल्टा टी तो फिक्स है, T/2, T/2, तो ये तो फिक्स आ गया वैल्यू भाई पाई। अब इसमें टाइम कहाँ है? एग्जाम्पल बता के हम क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें टी नहीं ना, ये तो फिक्स टाइम इंटरवल है। अगर मान ले अभी फेज डिफरेंस पाई है, 2 घंटे के बाद भी पाई रहेगा ड्यू टू टाइम डिफरेंस, बदलेगा थोड़े। इसलिए जो नजारा डिस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव रहेगा, इन्हें की कुछ देर के बाद बदलने का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस बदल जाना।
अच्छा, ये अगर मान ली टाइम के वजह से, टाइम के डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस अगर बदल जाए, तो ये फेज डिफरेंस बदलता रहेगा। सुनिएगा, अगर बदलता रहेगा तो ये जो टोटल 3 पाई है वो बदल करके कभी कभी 4 पाई हो जाएगा। और जब कभी कभी 4 पाई होगा तो कुछ देर के बाद कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गौर फरमाइए सर, इसमें ऐसा हो जाएगा? हाँ, इसमें होगा। अभी कंस्ट्रक्टिव है तो कुछ देर के बाद डिस्ट्रक्टिव हो जाए, और फिर कुछ देर के बाद कंस्ट्रक्टिव भी हो जाए, क्योंकि इसमें 0 मान लीजिए 0 है, फिर कुछ देर के बाद ही बढ़ के पाई हो। जैसे जैसे टाइम पास करेगा 2 पाई हो, 3 पाई होगा, उसके बीच का भी वैल्यू होगा, लेकिन कभी कभी 3 पाई होगा, बढ़ते बढ़ते 4 पाई होगा। बात को समझो भाई, नहीं आ रहा है समझ। ये अगर 3 पाई है तो हमेशा 3 पाई ही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में अगर अंतर रहेगा ना, तो वो फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। तब तो सर ऐसे केस में कभी कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब कि सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस नहीं होगा। सस्टेन मतलब बरकरार होता है, मतलब कि जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, वैसा तो नहीं रहेगा, इसको इसे बदलता रहेगा। सर उसका नजारा बनाइए ना, बाद में बात करेंगे, पहले हम नजारा नहीं, पहले दिमाग को ठीक कीजिए। 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, जैसे जैसे एज टाइम पासेस फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस चेंजेज। याद रखिए जिंदगी भर, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अभी तो न्यूमेरिकल बना, ये तो पाई आया है, क्या कुछ टाइम के बाद बदल जाएगा क्या? नहीं, नहीं बदलेगा। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें अभी अगर कंस्ट्रक्टिव है तो थोड़ी देर के बाद या डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर थोड़ा देर के बाद डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता रहे। नजारा तो हमसे बनेगा नहीं इसका परफेक्ट, क्योंकि थोड़ा कोशिश करते हैं। ये पहला वेव चलना शुरू हुआ, दूसरा भी चलना शुरू हुआ। कुछ उतना बढ़िया से नहीं बन रहा है। देखिए क्या होता है ना, इसका वेवलेंथ अलग अलग हो जाए। v बराबर न्यू लैम्डा, एक ही रस्सी पर दोनों सोर्स लगा दिए हैं, एक ही जगह लगा दिए हैं, दोनों ऊपर की तरफ से स्टार्ट भी हुआ है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है। जब एक ही रस्सी पर लगाए हैं तो दोनों का वेव का स्पीड तो सेम ही चलेगा, क्योंकि वेव स्पीड जो है मीडियम पर डिपेंड करता है। दोनों एक ही रस्सी पर चल रहा है तो भी तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन लैम्डा दोनों के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मतलब एक का अगर इतना हम λ/2 लिए हैं तो दूसरा देखते हैं बड़ा ले लिए, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर जाके क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट फेज में हो गया, देखिए डिस्ट्रक्टिव। फिर देखिए जाके यहाँ पर क्या हो गया, दोनों सेम फेज में आ गया, कंस्ट्रक्टिव। ये बढ़िया से बनाइएगा ना, एकदम नाप नाप के उतने से आगे बढ़ाइएगा, उतने से हर टाइम में, फिर उतना फिर और आगे बढ़ते जाएगा। मतलब कि अगर कोई एकदम बढ़िया सा स्केल टू द स्केल बनाए ना, ये बन भी सकता है नजारा। इसका वेवलेंथ अगर 5 सेंटीमीटर पर बनाता है, इसका 6 सेंटीमीटर पर बनाता है, नापला 6 12। जैसे ये मान लीजिए 4 पर बनना है, ये 4 पर आधा वेवलेंथ 4 पर होगा, फिर 8 पर होगा पूरा वेवलेंथ,
और उसका मान ले 6 है, तो क्या होगा कि 4 पर आधा वेवलेंथ है और उसका 6 पर आधा वेवलेंथ रहेगा। दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है ना। मान ले आधा वेवलेंथ इसका 4 सेंटीमीटर है और दूसरा का 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ना कि ये 2 सेकंड में ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा ना, ये 4 4 8 फिर 4 12 ऐसे आ जाएगा। मतलब कि इसका फेज जो है कभी सेम फेज में आ भी जाएगा, कभी माने दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ अपोजिट में भी आ जाएगा, कभी क्रेस्ट क्रेस्ट पर भी आ जाएगा। इसका नजारा आपको साउंड का नोट्स देंगे ना उसमें बना हुआ मिलेगा, क्योंकि ये बात साउंड में पढ़ना है, ये रस्सी में नहीं पढ़ना है, साउंड में पढ़ना है। हाँ, रस्सी में ऐसा नहीं होता, होगा होगा होगा, लेकिन साउंड में ही घटना को बिट्स कहते हैं। ये क्या होता है ना कि जैसे कहीं सेम फेज में मिला, पहले एक बात तो सुनिए, अगर सेम फेज के मतलब क्या हुआ, अक्सर कंस्ट्रक्टिव हुआ। कंस्ट्रक्टिव के मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक, अपोजिट फेज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब दोनों वेव जो मिलेगा क्रेस्ट ट्रफ पर, मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। अगर साउंड की बात करें तो उसमें इंटेंसिटी का मतलब आवाज। अगर धीरे से बोले तो इंटेंसिटी कम, जोर से बोले तो इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना जोर से बोलेंगे उतने एम्पलीट्यूड का वेव प्रोड्यूस होगा, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही देखो तो ये दोनों वेव में से किसका ये दोनों अगर साउंड वेव है, हम अभी साउंड पढ़ाए तो नहीं, लेकिन ऐसी साउंड वेव अगर है या लाइट वेव है, तो किसमें साउंड की बात करें तो किसमें आवाज बड़ा तेज सुनाई दे, सर इस केस में, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सेम ही है, वेवलेंथ यहाँ सेम दिखाए हैं, वेवलेंथ सेम ही दिखाए हैं। चलो, लेकिन इसमें हाइट जो है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जब हम जोर से बोलते हैं तो मीडियम का पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, और ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा ना तो हम जल्दी थकेंगे, और हम जब आवाज जोर से बोलेंगे तो इंटेंसिटी मेरा आवाज का ज्यादा होगा। इंटेंसिटी मतलब बहुत तेज आवाज, लाउडनेस लाउडनेस लाउड, वेरी लाउड। तो ये लाउड है, ये कम, ये तेज आवाज है, थक जाइएगा। फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम। अब इसमें है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा तो वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगा। इसमें है कि ये देखिए, अगर ऐसा हम बनाते हैं, इसमें हाइट सेम ले लिए हैं, माने एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी नीचे वाला का ज्यादा है। कहेगा ज्यादा कैसे होगी, अरे भाई वेवलेंथ कम है। अच्छा, इसका वेवलेंथ इतना है, इसका कम है, तो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अच्छा हाँ, नजारा भी बनाना सीखो, तब है ना मजा आएगा। इसमें वेवलेंथ सेम था, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ भाई कि एम्पलीट्यूड अलग है, मतलब तू जोर से बोल रहा है, मीडियम का पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ चेंज इन प्रेशर ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ और डिस्टर्ब हो जाए। पीछे से आदमी लाइन में खड़ा हुआ है, 50 आदमी, पीछे से धक्का मारे तेजी से, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करे। और ज्यादा जोर से धक्का मारेगा तो हाथ भी थोड़ा दर्द करेगा, मैंने कि ज्यादा एम्पलीट्यूड से करेंगे तो थोड़ा सा हाथ दर्द करेगा, फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी करेंगे तो भी हाथ दर्द करेगा। कहने का मतलब है कि
जोर से बोलने पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, या उल्टा बोलिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़, ज्यादा तेज आवाज सुनाई दे। कंस्ट्रक्टिव में तो वही होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, तेज आवाज सुनाई दे। डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो तो, वो तो याद नहीं किए, याद करो। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तेज आवाज सुनाई देगा, तो साउंड में इसका जरूरत भी पड़ेगा। रस्सी में तो केवल एम्पलीट्यूड से काम चलेगा, लेकिन उसमें इंटेंसिटी का भी बात होगा। साउंड और लाइट में फार्मूला वही रहेगा जो यहाँ पढ़ाए हैं, और डिफिनेशन भी इंटेंसिटी का वही रहेगा। नहीं याद है, ठीक। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर होगा, और ये 4i होगा अगर I1 I2 बराबर हो। और मिनिमम पढ़ाई सब लिखा हुआ है, लिखना नहीं है, पढ़ाया हुआ है, लिखा हुआ भी पढ़ाया हुआ भी है। मिनिमम इंटेंसिटी इतना होगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अपोजिट फेज में मिले तो वो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। मतलब अगर दोनों अलग अलग वेव जो मिल रहा है उसका इंटेंसिटी सेम होता, क्या ही पढ़ाए हैं। 3 बारी जरूरत पड़ेगा, एक बार भुलाइएगा तो 3 जगह गया काम से। ऐसे चीज को कभी भुलाना चाहिए आदमी को, नहीं भुलाना चाहिए। क्या हम बोले, 3 जगह चला बर्बाद हो। तो सर ये इसका मतलब ये हुआ, हाँ हाँ सोचो 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 सोचो, कि अगर फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव मिलेगा, साउंड वेव, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, हाँ x बराबर 0 फिक्स कर दो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर 2 गो सोर्स बजाएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, तो जो हमको साउंड सुनाई देगा, आंख मूंद के ध्यान लगा के अगर सुनेंगे तो आवाज बहुत तेज हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, आवाजें नहीं सुनाई देगा। फिर कुछ देर के बाद तेज आवाज सुनाई देगा, फिर आवाज ही नहीं सुनाई देगा। फिर कुछ देर के बाद तेज आवाज सुनाई देगा, फिर आवाज ही नहीं सुनाई देगा। ऐसा होगा, आप तो बोल रहे हैं ऐसा ही होना है कि देखिए कभी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब तेज आवाज सुनाई देगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब लगभग नहीं के बराबर सुनाई देगा, या 0 भी हो सकता है। तो ऐसा होता है, हम के हाँ होता है। ये साउंड के इंटेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन होता है, कभी मैक्सिमम मिनिमम एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर होते रहता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों सोर्स जो तुम लेगा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लेगा तब। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का ले लिया, लगा दिया रस्सी पर, माने अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदले, 2 पाई है तो 2 पाई रहे हमेशा, तब ऐसे केस में आपको अगर तेज आवाज सुनाई दे रहा है तो हमेशा तेज आवाज सुनाई देगा, कभी स्लो नहीं होगा, तेज नहीं होगा, 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 ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब फेज डिफरेंस टाइम के अनुसार बदलेगा। कभी तब कभी कंस्ट्रक्टिव होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम होगा। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो रिपीट करेगा और आपको आवाज तेज फिर स्लो कैसा सुनाई देगा। सर आप बोल तो रहे कभी तेज हो जाएगा, स्लो। 2 गो सोर्स बजाना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बजाना है। ऐसा लेबोरेटरी में साइंटिस्ट किया है हमके यहाँ। घर में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, बाद में बात करें, अभी नहीं। क्योंकि घर में अभी इतना खाली बता देते हैं, तुम थाली पटको चाहे लोटा पटको, चाहे ढोलक बजाओ चाहे तबला बजाओ,
उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साइन वेव नहीं होता। अच्छा, ये तो हम आइडियल चीज पढ़ रहे हैं, रियल वाला तो वेव हायर कोर्सेस में, हाँ लेबोरेटरी में होगी, उसकी बात करेंगे, साउंड में करेंगे। लेकिन अभी मजा ये लो तुम, जरा सोचो, अगर फेज फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स रहेगा ना, माने फेज डिफरेंस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ना बदले, टाइम के रिस्पेक्ट में, जगह जगह जो है वो अलग जो भी रहे, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ना बदले, तो अगर तुमको कंस्ट्रक्टिव है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव तेज आवाज सुनाई दे रहा है, जिंदगी भर तेज आवाज से, डिस्ट्रक्टिव है तो ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, एकदम सस्टेन्ड उसको कहते हैं। सस्टेन्ड मतलब बरकरार। लाइट के केस में भी सस्टेन्ड बोलते हैं। अगर दो लाइट मिलेगा सेम फ्रीक्वेंसी का, माने फेज डिफरेंस, दो गो लाइट मिल रहा और दोनों में फेज डिफरेंस 2 पाई और हमेशा 2 पाई, तो एक लाइट का इंटेंसिटी आई है, दूसरे का आई है, दोनों मिलेगा तो 4 आई। और अगर सर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई है तो, और हमेशा पाई है तो एक का इंटेंसिटी आई है, एक का इंटेंसिटी आई है, दोनों मिलेगा तो 0 हो जाए, मतलब वहां अंधेरा हो जाए, अंधेरा हो जाएगा भी और अंधेरा कायम भी रहे। माने दो गो लाइट जलाएंगे और अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई रह गया तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और हमेशा अगर पाई है तो दोनों वेव मिलेगा लाइट का तो वहां अंधेरा हो जाएगा। 12th में पढ़ाए सर, ही कैसे होगा, हो चुका है, बड़ी मजेदार चीज है ना, विश्वास नहीं होता। 1801 में लेबोरेटरी में साइंटिस्ट थॉमस यंग साहब देख चुके, न्यूटन साहब बोले थे ऐसा नहीं हो सकता, न्यूटन साहब फेल हो गए लाइट की कहानी सुनाएंगे। लाइट में न्यूटन साहब पूरे रूप से फेल है, साउंड में भी फेल हुए हैं, लाइट में तो पूरे फ्लॉप। मतलब ऐसा होता है, अरे तो तुम आश्चर्य क्यों कर रहा है, ऐसा होता है, 1801 में देखा जा चुका है, और आज के डेट में तो और बेहतरीन दिखाई देता है। लेकिन उस घर में तो ऐसा नहीं होता है, सब बताएंगे घर में ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था करना होगा। सेम फ्रीक्वेंसी का दो लाइट का सोर्स लेना होगा, जो लाइट घर में है ना, पहले तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट है नहीं, सिंगल वेवलेंथ का लाइट वो नहीं है। ये लाइट जो इमिट हो रहा है ना घर में बल्ब से, इसको तुम प्रिज्म से अगर पास करवाएगा तो तुमको पास करने के बाद उधर प्रिज्म से जब पास करेगा तो सब कलर अलग अलग हो जाएगा, जो स्क्रीन पर तुमको दिखाई देगा उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ तो तुमको ये ऐसा होने के लिए सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट लेना, वो सिंगल वेवलेंथ का लाइट नहीं। बहुत बात है सुनाएंगे, ऐसा हो चुका, माने ये लाइट और साउंड में भी हो चुका है। हाँ अभी हम लेकिन साउंड खाली बात करेंगे, लाइट की छोड़ो, साउंड की भी बात साउंड में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी करेंगे कि साउंड में क्या होगा। बस साउंड से सर, साउंड में कभी तेज आवाज सुनाई देगा, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सोर्स बजा दिए तो फिर डिफरेंट टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। अभी 0 है तो तेज आवाज सुनाई देगा, फिर कुछ देर के बाद बढ़ के पाई हो जाएगा तो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, या माने लगभग नहीं सुनाई देगा, फिर तेज हो जाएगा 2 पाई तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। मतलब आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देगा। अभी आवाज इस तरह से जैसे पुलिस का सायरन बजता है, ऐसा घटना घटता है, हाँ भाई घटता है। लेकिन उसके लिए दो सोर्स लेना होगा ऐसा जो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता हो। ये ढोलक तबला बजाएगा ना तो वो एसएचएम के जैसा नहीं ऑसिलेट करता है, तो एसएचएम के जैसा कौन ऑसिलेट करता है? ट्यूनिंग फॉर्क, ये आदमी ने बनाया है, इस शेप का होता है, मार्केट में मिलता है,
अलग अलग फ्रीक्वेंसी। इसके साथ एक रबर पैड भी मिलेगा, उस पर इसको स्टेम कहते हैं, इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं। इसको स्टेम को पकड़ के प्रॉन्ग्स को रबर पैड पर पटकिएगा, ये वाइब्रेट करेगा। इस पर मान ले लिखा हुआ है 256 हर्ट्ज, तो ये 1 सेकंड में 256 बार वाइब्रेट करेगा, और वो भी सिंपल हार्मोनिकली। इसको आदमी ने डिजाइन किया है, इसका पढ़ाई भी होता है हायर कोर्सेज, नाम ट्यूनिंग फॉर्क है। ये रेस्ट में आ जाएगा, रोक दीजिएगा इसको वाइब्रेशन को, फिर इसको रबर पैड पर पटकिएगा, फिर ये 256 बार ही ऑसिलेट, 256, 300 हर्ट्ज, 280 हर्ट्ज, मतलब अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का आपको ट्यूनिंग फॉर्क मार्केट में मिलता है। सर कहाँ मिलता है? हमके क्या मतलब है तुमको कहाँ मिलता है? नहीं, खरीदेंगे, किराना दुकान में मिलता है, जाके बोलना ट्यूनिंग फॉर्क दीजिए। कहाँ मिलता है? तुमको पता है लेबोरेटरी का सामान पूरे बिहार में कहाँ मिलता है? हर कॉलेज स्कूल में जो सप्लाई होता है, वो गली गली में मोहल्ला में मिलेगा। किस लिए मिलेगा? कौन खरीदेगा उसको? अरे केवल वो लेबोरेटरी वाला ही नहीं खरीदेगा, सरकारी दुकान रहता है वो बिहार में केवल एक ही जगह है, साइंस कॉलेज के सामने एक दुकान है, वहां जाओ, वहां मिल जाएगी जो तुम खोजो। केमिस्ट्री वाला स्लाइड क्लिपर, बर्नियर क्लिपर सब मिलेगा। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देगा, इस घटना को बिट्स कहते हैं, बिट्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम is counted as 1 beat, counted as 1 beat। मतलब एगो तेज आवाज सुनाई दिया, फिर कुछ देर के बाद आवाज कम हो गया, फिर तेज सुनाई दिया, तेज फिर सुनाई दिया, तो एक धीमी। अगर 1 सेकंड में 5 बार मैक्सिमम सुनाई दे दिया तब सर, इसका मतलब बोलेंगे 5 बीट्स पर सेकेंड, 5 बीट्स पर सेकेंड। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, तो मिनिमम टू मिनिमम इज ऑल्सो काउंटेड एज 1 बीट, काउंटेड एज 1 बीट। माने एक मैक्सिमम तेज आवाज सुनाई दिया, फिर कुछ देर के बाद फिर तेज आवाज सुनाई दिया, कहिएगा 1 बीट होगा। अगर 1 घंटा में ऐसा 200 बार सुनाई दिएगा, कहिएगा 200 बीट हम सुने हैं 1 घंटा। बीट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम, काउंटेड एज 1 बीट। और 1 सेकंड में जितना बार मैक्सिमम आपको सुनाई देगा, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। ये कब होगा? जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में फेज डिफरेंस जो होता है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसको डिटेल से इसका न्यूमेरिकल मिलेगा, साउंड वेव, साउंड वेव। मैक्सिमम टू मैक्सिमम is counted as 1 beat, minimum to minimum is counted as 1 beat। अगर हम 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सोर्स बजा दिए और ऑरिजिन पर ध्यान लगा के, अगर हम यहीं पर बजाएं, यहीं ऑरिजिन मान लिए, ध्यान लगा के अगर हम आवाज सुने, तो हमको आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई दे।
एक तरह का इंटेंसिटी नहीं रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, जैसे पुलिस का सायरन बजता है रोड पर, आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देगा। इस घटना को बिट्स कहते हैं। द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी मतलब साउंड के इंटेंसिटी में जो पीरियोडिक वेरिएशन होता है, मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो रिपीट करता है इंटेंसिटी, जो बढ़ा तो फिर घट के फिर बढ़े, पीरियोडिकली। इस घटना को हम बिट्स कहते हैं। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैंने आपको एक तेज आवाज सुनाई दिया, फिर धीरे हो गया, फिर तेज सुनाई दिया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज काउंटेड एज 1 बीट। ये बीट का घटना तब घटेगा जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा। सेम फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो ये घटना नहीं घटेगी, क्योंकि ऐसे केस में अगर आपको तेज आवाज सुनाई दिया तो हमेशा तेज ही रहे, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखते हैं कौन मेरी बात को अभी अभी ध्यान से सुना है, समझ रहे। दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए, एक 2 से 50 हर्ट्ज का, एक 2 से 56 हर्ट्ज, दोनों को एक साथ बजा दी, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ले लिए। देखिए सेम फ्रीक्वेंसी का नहीं, इसमें प्रॉन्ग्स जो है जब रबर पैड पर पटकेंगे तो उसका प्रॉन्ग्स इसमें 1 सेकंड में 2 से 50 बार वाइब्रेट करेगा, और इस केस में 2 से 56 बार, 256। तो बताइए कि अगर हमको अभी तेज आवाज सुनाई दिया तो फिर कितना देर के बाद फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। अगर हमको अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया तो फिर कितना देर के बाद हमको अगेन मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, या कब कब हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। आप तो बताइएगा नहीं, हम जानते हैं, कितनों बता दें लेकिन आपने बताया। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये जो फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले, फेज डिफरेंस 2n होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस केवल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से है तो फेज डिफरेंस 2n होना चाहिए। अब यहां से देखिए हमको टाइम निकल जाएगा कि कब कब हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दे। लीजिए इतना तो बनाना था, इतना आप सोचे नहीं। मिनिमम के लिए 2n + 1 टाइम यहां से निकाल लेना, 2 पाई ν1 माइनस 2 पाई ν2, ओमेगा बराबर 2 पाई ν, फॉर्मूला होता है ना, 2n पाई। तो ν1 माइनस ν2 इंटू टी, 2 पाई कॉमन लेके कट जाएगा n, तो लीजिए पता चल गया, n 0 रखेंगे तो 0, फिर 1 बाई ν1 माइनस ν2, 2 बाई ν1 माइनस ν2 बन गया न्यूमेरिकल, 3 बाई ν1 माइनस ν2। मतलब एक अभी अगर हमको मैक्सिमम सुनाई दिया है तो दूसरा 1/6 सेकंड के बाद सुनाई दे। इसमें से इसको घटाइए, यहां रखिए, ν1 ν2 का वैल्यू 6 आएगा, मॉडुलस लगा हुआ है, माइनस नहीं आएगा। मतलब एक अभी सुनाई दिया है तो दूसरा 1/6 सेकंड पर, फिर अगला
मैक्सिमम सुनाई देगा 2/6 सेकंड पर, फिर 3/6 सेकंड पर, फिर 4/6 सेकंड पर। देखिए यही पूछ रहे थे हम आपको। तो बताइए दो लगातार मैक्सिमम सुनने का टाइम इंटरवल कितना हो? टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्स कंजिक्यूटिव मैक्सिमा, टाइम इंटरवल कितना? दो लगातार मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल कितना? तो इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा, कंजिक्यूटिव मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम तेज आवाज जो सुनाई देगा, इज इक्वल टू 1/ν1 माइनस ν2। सर ये याद कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम याद रखेगा तो ये भी काम चलवे करेगा, लेकिन जो समझाए तो तुमको बना के भी तो बताना चाहिए ना, कि जब 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 इसका वैल्यू 2n पाई होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, उस समय हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। यही तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसे ही याद रखे, कोई मान लीजिए जब भी क्वेश्चन पूछा, कितना बार पूछा हुआ है कंपटीशन में, एगो 300 हर्ट्ज का है, 304 हर्ट्ज का है, दोनों को एक साथ बजा दिए, तो बताइए अभी एक मैक्सिमम सुनाई दिया तो नेक्स्ट मैक्सिमम कब सुनाई? तो 1/4 सेकंड को टिक मार। 300 माइनस 304 का मॉडुलस 1/4 ही आएगा, टिक मार। तो केवल हम डायरेक्ट ही भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है, बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इतना डिटेल से समझाते हैं तो ये भी करने आना चाहिए था। अब मिनिमम पूछेंगे कि कब कब मिनिमम सुनाई दे, तो ये जो फेज डिफरेंस है वो जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा उस समय हमको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दे। हाँ? अब उसको भी निकाल सकते हैं आप कि कब कब हमको, सर वो तो ऐसी अंदाजा आई, देखिए ये मैक्सिमम सुनाई दिया, फिर मैक्सिमम है, इसी के बीच में मिनिमम होगा, मतलब कि कितना समय पर, इसका एवरेज ले लीजिए आप, बीच का टाइम इतना समय पर, फिर इसके बीच का एवरेज ले लीजिएगा, इसमें 3/2 इतना समय पर। ये कोई तरीका तो नहीं निकालने का है, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही भी हो जाए, लेकिन वो तरीका है, ऐसे बीच में मैक्सिमम सुनाई देगा एकदम मिड टाइम पर, होगा वही बात, करके देखिए वो। लेकिन तरीका नहीं, तरीका ये है हर दो लगातार मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमम मिलेगा, ये बात तो जरूर है, क्योंकि मैक्सिमम हुआ है तो फिर मिनिमम होने के बाद ही मैक्सिमम हो। क्योंकि अगर जीरो जीरो है तो 2 पाई अचानक नहीं जाएगा, पहले फिर डिफरेंस पाई बढ़ते बढ़ते पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 2 पाई से 4 पाई अचानक नहीं जाएगा, पहले बढ़ते बढ़ते 3 पाई होगा, तभी 4 पाई होगा। तो कंस्ट्रक्टिव के बीच में डिस्ट्रक्टिव होना है, हर दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में डिस्ट्रक्टिव होना है। ये बात तुम्हारा कहना सही है और एकदम ठीक बीच बीच में हो रहा है, इसलिए ये भी तुम्हारा आंसर हो सही है। लेकिन निकाल लेते हैं ऐसे भाई, क्या दिक्कत? 2π/ν1 माइनस 2π/ν2, ऐसे निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बुझवानी तो बोल सकते थे, हाँ बोल सकते हैं, चलो एकदम बीच बीच में ही तो हो रहा है, एकदम एवरेज वैल्यू तो हो ही रहा है, फिर भी निकाल लेते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे? ν1 माइनस ν2 इंटू टी बराबर, इसमें 2 पाई से उधर डिवाइड कर देंगे तो 2n प्लस 1, पाई तो कट जाएगा, बाई 2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया? पाई कट गया, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो कब कब हमको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा? दिक्कत
कब कब हमको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, तो ये पता चल गया भाई 2n+1। हाँ ठीक, इसमें सर 0 रखिए। हाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, वो देखिए वही आया ना। हाँ वही आया, तो मुजवानी तो हम बता रहे थे। हाँ लेकिन ऐसे निकालने में क्या दिक्कत है भाई, तो फार्मूला के अनुसार चल। फिर अगला बोलने में फिर 1 रखेंगे तो 3 आएगा। फिर अगला किस टाइम पर हमको मिनिमम सुनाई देगा, सब निकल जाएगा। इस टाइम पर मिनिमा सुनाई, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा देखो तो, माइनस कर, वो फिर इतना ही आएगा, देखो माइनस कर। मतलब दो लगातार मिनिमा के बीच का भी टाइम इंटरवल सेम है, उतने आएगा, घटा के देख। दो लगातार मिनिमम जो सुनाई देगा, अभी एक मिनिमम इंटेंसिटी साउंड मैंने सुनाई दिया, मैंने आवाज गायब हो गई, ठीक कितना देर के बाद गायब होगा, तो 1/ν1 - ν2, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव मिनिमा भी यही आएगा। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, यही आएगा। मतलब अगर 2 से 50 हर्ट्ज और एक 2 से 56 हर्ट्ज का दो सोर्स है, दोनों को एक साथ बजा दिए, एक मिनिमम अभी अगर हमको अभी सुनाई दिया है, तो नेक्स्ट मिनिमम कितना देर के बाद सुनाई देगा, तो 1/6। अगर एक मैक्सिमम अभी सुनाई दिया है, मतलब हमको मैक्सिमम सुनाई देगा 0 सेकेंड पर, फिर 1/6 सेकेंड पर, फिर 2/6 सेकेंड पर, फिर 3/6 सेकेंड पर। और मिनिमम मिनिमम तुमको सुनाई देगा 1/12 सेकेंड पर, फिर 3/12 सेकेंड पर। यहाँ पर देखो 1 ये डिफरेंस क्या है, 6 है, 6 × 2 1/12, 3/12, मतलब बीच बीच में मिनिमम सुना। इसका मतलब अगर एक मैक्सिमम अभी सुनाई दिया, ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता कि हमको एक मैक्सिमम सुनाई दिया, तो फिर कितना देर के बाद जस्ट मिनिमम सुनाई दे, तो 1/12 से, माने मैक्सिमम मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल इसका आधा हो गया। दो लगातार मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल इतना हो गया, और दो लगातार मिनिमा के बीच का भी टाइम इंटरवल इतना ही हुआ, और एक मैक्सिमम और मिनिमम सुनने के बीच का टाइम इंटरवल इसका आधा। अब मेरे एक क्वेश्चन और है, ये दोनों को एक साथ बजा दीजिए, तो 1 सेकेंड में कितना बार हमको मैक्सिमम सुनाई देगा, ये बताइए। नंबर ऑफ मैक्सिमा पर सेकेंड, ये क्वेश्चन तो बता दीजिए कम से कम। 1 सेकेंड में कितना मैक्सिमम सुनाई देगा? ν1 - ν2। हाँ ठीक, 6, ठीक, क्योंकि हर 1/6 सेकेंड में इतना, या 1 इतना फार्मूले ले लेते हैं पहले, इतना सेकेंड में एक मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, तो 1 सेकेंड में इतना मैक्सिमम सुनाई देगा, मतलब 6 आ जाएगा। 6 हर 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड पर मैक्सिमम, फिर अगला 1/6 सेकेंड पर मैक्सिमम, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 6 बार मैक्सिमम सुनाई देगा, 1 सेकेंड में 6 बार मिनिमम सुनाई देगा। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम पर सेकेंड, भी यही होगा। नंबर ऑफ मिनिमम पर सेकेंड का फॉर्मूला भी यही होगा, और इसी को कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स वही हुआ, मैं कितना मैक्सिमम सुनाई दिया 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ बीट्स, तो उसका भी फॉर्मूला यही। इसको साउंड में फिर से पढ़ाएंगे। आप बताइए दिए ना साउंड में सर, तो आप फिर से क्यों पढ़ाइएगा, नहीं थोड़ा ग्राफ भी 1-2 को बताना है, ग्राफ से भी कोई क्वेश्चन आता है, उस साउंड में इसको थोड़ा डिटेल से, साउंड ही की चीज है ये बिट्स का घटना का नाम है, जिसमें 2 वेव का मिलन हम पढ़ते हैं, दोनों सेम
डायरेक्शन में जा रहा है, सेम मीडियम में, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसे दो वेव का मिलन को कहते हैं बिट्स। ये बिट्स के टॉपिक में पढ़ते हैं, इसमें आवाज में उतार चढ़ाव सुनाई देता है, ये साउंड में ही पढ़ते। ऐसे टोटल हम बोले थे कि 3 तरह का मिलन पढ़ना है। एक 3 टॉपिक, अलग अलग टॉपिक है, नाम है उसका। एक इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। वो पहला मिलन में क्या पढ़ना है, याद है आपको? 2 ट्रेवलिंग वेव लेंगे, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, गोइंग इन सेम डायरेक्शन। वो दोनों के मिलने के बाद ट्रेवलिंग वेव ही रहता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बोले तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा मिलन, जिसमें 2 वेव लेंगे, 2 ट्रेवलिंग वेव, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम मीडियम में, लेकिन चलेगा अपोजिट डायरेक्शन। वो दोनों वेव मिलने के बाद क्या होता है वो अभी पढ़े नहीं है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसका हेडिंग होगा, उसका टॉपिक का नाम होगा स्टैंडिंग वेव। और तीसरा मिलन जो है, उसमें 2 ट्रेवलिंग वेव, सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वो मिलने के बाद रिजल्टेंट वेव कैसा होगा उसको पढ़ेंगे, उसमें टॉपिक का नाम होगा बीट्स। ये 3 मिलन हमको पढ़ना है। रस्सी में तो यही दोनों मिलन पढ़ेंगे, एक पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे, लेकिन साउंड में ये तीनों मिलन पढ़ना है। और लाइट में केवल पहला मिलन पढ़ना है जो पढ़ चुके। तो टोटल हमको 3, के लाइट में बिट्स नहीं होता है सर, होता है लेकिन हम लोग को सिलेबस में, उसमें भी कभी लाइट बड़ा चकाचौंध हो जाएगा, डीम हो जाएगा, फिर चकाचौंध हो जाएगा, फिर डीम हो जाएगा। मतलब लाइट के इंटेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन होगा, उसको भी बिट्स कहेंगे, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना है। पर 3 तरह का मिलन हमको 11th में पढ़ना है, 12th में एक ही तरह का मिलन। जब भी हम पूछे 3 तरह का कौन कौन मिलन है, तो बोला कि सर पहला मिलन में 2 ट्रेवलिंग वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों वेव को मिलने के बाद ट्रेवलिंग वेव ही रह जाता है, पढ़ चुके। दूसरा, 2 ट्रेवलिंग वेव, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों वेव मिलने के बाद क्या होगा, ये अभी पढ़े नहीं, ये दूसरा मिलन है। उस टॉपिक का नाम स्टैंडिंग वेव। तीसरा मिलन, सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों वेव मिलने के बाद रिजल्टेंट वेव कैसा होगा, वो भी अभी थोड़ा सा पढ़े हैं, उसको बिट्स कहते हैं, लेकिन डिटेल से उसका इक्वेशन क्या होगा मिलने के बाद, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, ये सब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे साउंड। हालांकि न्यूमेरिकल इतने से बन जाता है बिट्स का, बस एक न्यूमेरिकल केवल ग्राफिकल क्वेश्चन छूट सकता है, माने बिट्स का 90% से ज्यादा क्वेश्चन इतने से बन जाता है। लेकिन बिट्स का जो कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जिसमें ग्राफ रहेगा, डायग्राम रहेगा, इक्वेशन रहेगा, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कैसा होगा वो तो डिराइव नहीं किए, हम तक केवल ये पता किए कि इसमें हो क्या रहा। लेकिन इसमें रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव नहीं रहता है, लेकिन क्या रहेगा, कैसा होगा, पढ़ेंगे बिट्स में थोड़ा और डिटेल से। मैंने आधा पढ़ चुके हैं, आधा पढ़ेंगे साउंड में। और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो बिट्स 90% पढ़ चुके हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा क्वेश्चन केवल इतने फार्मूला से बन जाता है। पर अभी हम लोग बिट्स को डिटेल से जो बाकी का जो बच गया है, थोड़ा ग्राफ वगैरह, इक्वेशन वगैरह,
वो हम ये इवन नजारा जो बना रहे थे, जो हमसे ठीक से नहीं बन रहा था, वो आपको नोट्स में बना हुआ मिलेगा, क्योंकि वहां नाप नाप के हम बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बन सकता है, लेकिन स्केल से नाप नाप के बना सकते हैं। हर बार 1-1 सेंटीमीटर खिसकाते जाए, 1 का 4 रखेंगे, 1 का 5 रखेंगे, कभी कभी क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ जाएगा, कभी कभी क्रेस्ट पर पड़ जाएगा, ऐसा होगा। इसीलिए मतलब कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम। ये ग्राफ से भी, नजारा से भी समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए नाप नाप के बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि उसका नजारा नहीं बनेगा, स्केल पेंसिल सब रहेगा तो क्योंकि ऐसे केस में हम आपको समझा तो दिए हैं ना कि वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा तो वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा। एंड एक ही रस्सी पर वेव चल रहा है, पर या एक ही मीडियम में चल रहा है तो वेव का स्पीड तो सेम है दोनों वेव के लिए, पर दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो लैम्डा तो अलग अलग हो जाएगा। एक अगर हम ऐसा बनाते हैं डायग्राम, तो दूसरा थोड़ा आगे लेके चलना होगा, थोड़ा हर बार उतने आगे, थोड़ा सा ये बढ़ा 1 सेंटीमीटर तो आपकी 2 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाएगा। वैसे नाप नाप के फिर कभी न कभी ऐसा होगा कि ये आगे बढ़ते 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 इसका क्रेस्ट इसके दूसरे के ट्रफ पर ओवरलैप कर जाएगा। ये बात आप लोग समझते होंगे जरूर। अच्छा, बना नहीं सकते लेकिन समझ तो रहे हैं ना आपकी। कभी सर कभी ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी न कभी तो ऐसा होगा कि ये आगे बढ़ते बढ़ते, हो सकता है आगे बढ़ते 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 इसके क्रेस्ट ट्रफ से ओवरलैप कर जाए, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्रेस्ट क्रेस्ट। फार्मूला से तो क्लियर हो गया, एक बार 2n पाई किए, टाइम निकला कि किस किस टाइम पर क्रेस्ट 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 ओवरलैप हो जाएगा, पता चल गया। पर नजारा से भी हो बनता है, ऐसा बात सही कि नहीं बनता? ऐसा नहीं कि इसका नजारा नहीं होगा, पर इसके लिए नाप नाप के बनाना पड़ेगा। इसमें भी इतना सेकंड के बाद अगर मैक्सिमम है ना जी, तो फिर इतना सेकंड के बाद फिर मैक्सिमम आ जाए, और उसके आधा टाइम पर मिनिमम बीच में मिलेगा, क्रेस्ट पर पड़ेगा, उसको ढंग से बनाना पड़ेगा। नाप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे केस में दोनों का वेवलेंथ सेम नहीं हो, तो इसलिए इसका नजारा थोड़ा टू द स्केल बनाना पड़ेगा, तब वो दिखेगा जो मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वो केवल मैथमेटिकली जो अभी हम बताए वो वही नहीं, बल्कि इसका नजारा भी होता है। ऐसा नहीं कि इसका नजारा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। आपने आपके बनाइए, या तो हम साउंड वेव का नोट्स देंगे तो उसे बना हुआ मिलेगा। ऐसे वो बीट्स की बात है हम बाद में फिर करेंगे, लेकिन अभी एक बात और है कि हम फेज डिफरेंस टोटल कितना कारण से राइज होता है, तो बताए 5 कारण से, पर 4 को तो हम पूरा एकदम हुलिया बिगाड़ दिए। अब इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन अब 5वां कारण है फेज डिफरेंस ड्यू टू सडन फेज। अब ये पढ़ना है, हम बोले थे ये टॉपिक को अलग पढ़े, ये 4 को हम थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं। देखिए ऐसे डिटेल से चारों को एक जगह कोई बुक में नहीं समझाया वो मिले, इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी किसी और बुक से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल खाली प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 बुक का थ्योरी आप मेरे नोट्स में मिले। और तो 5वां जो पढ़ना है फेज डिफरेंट ड्यू टू सडन फेज चेंज, मतलब एक पढ़ना बाकी रह गया है, जो हम बोले थे उसको अलग टॉपिक पढ़ें। दरअसल में वो इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब होता है ना तो अचानक से फेज चेंज होता है, मतलब कि अभी तक हम वेव चल रहा था, इस पर मिलन भी हुआ, मिलन भी पढ़े, लेकिन अभी तक दीवार के पास नहीं पहुंचा। अब अगले दिन दीवार के पास पहुंच जाए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन होगा ना तो ऐसे वेव जाता है, ऐसे जा रहा है, और जब यहां से लौटता है ना तो उल्टा होकर लौटता है, अचानक से इसका फेज चेंज हो जाता है पाई से। रिजिड बाउंड्री से लौटता है, ये घर में फिक्स करके ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे जाएगा ना तो उल्टा होकर लौटे, रस्सी ऐसे ले लीजिएगा,
देखो पल्स ऐसे डेवलप कर दिया, जाएगा उल्टा होकर उधर से लौट, उलट जाए। ये रिफ्लेक्शन हुआ है वेव। रिफ्लेक्शन में केवल रिफ्लेक्शन लाइट में ही नहीं होता है, रस्सी पर भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है और साउंड में भी होता है। वेव है तो रिफ्लेक्शन होगा। और अगर सर यहाँ मोटा रस्सी यहाँ पर कुछ रहे तब कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ मोटा रस्सी पर चला जाएगा। जैसे लाइट में होता है, लाइट अगर पानी पर इंसिडेंट होता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ पानी में पास भी कर जाता है। जो पास कर जाता है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जो लौट जाता है एनर्जी उसको रिफ्लेक्शन। और पानी कुछ गर्म भी हो जाता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ लाइट एनर्जी उसको इंसिडेंट एनर्जी कहते हैं। जब भी कोई भी वेव किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो इन जनरल तीन बातें होती हैं। तीन बातें, आई इक्वल टू रैट, मतलब मैं चूहा हूं, नहीं मैं चूहा नहीं हूं, ये है इंसिडेंट एनर्जी। और ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, और ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, और ये ट्रांसमिटेड जो पास कर। मतलब जब भी किसी सरफेस पर लाइट एनर्जी या कोई भी वेव इंसिडेंट होता है तो इन जनरल तीन बातें होती है। कुछ एनर्जी अपने वापस पहला मीडियम में आ जाता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, कुछ दूसरे में चला जाता है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और या ट्रांसमिशन भी कहते हैं। और कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते, लाइट में या साउंड में या इसमें केवल हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की बात करें। तो इसको डिटेल से हम बात करेंगे। फेज डिफरेंस ड्यू टू सडन फेज चेंज, ये कंप्लीट एक क्लास लगे जिसमें ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन सब बात करेंगे। और ये बात जो बताएंगे इसमें जो सिखाएंगे एकदम सेम टू सेम लाइट में भी काम देगा कि फेज किस केस में चेंज हो जाता है, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कितना से चेंज होता है। जो भी सिखाएंगे वो लाइट में भी काम देगा। मतलब अगला टॉपिक हमको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पढ़ना है ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, लेकिन वो लाइट में भी साउंड में भी सब जगह, क्योंकि कोई भी वेव है तो उसका रिफ्लेक्शन हो ट्रांसमिशन हो। अगले दिन हम लोग इसको कंप्लीट सीखेंगे, फिर ये लाइट में भी काम